हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी गुरु। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आपके लिए एक आपका जो क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड दिस इज़ द टफेस्ट चैप्टर इन ऑल एनसीईआरटी बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखो कुछ स्पेशल चैप्टर्स होते हैं जस्ट लाइक आपका 11 चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी है, या फिर इस तरीके से जिसमें इन सारे चैप्टर्स में क्या है ना, आपको आपकी प्रीवियस नॉलेज का कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए, तभी आप इन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को ओपन कर सकते हो। तो उन्हीं चैप्टर्स की सीरीज़ में से एक हम फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ पे ले रहे हैं और इस चैप्टर्स को आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों, आप पूरा वीडियो देख लें। देखिए बच्चों, इस चैप्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका चल रहा है ये सेट थ्योरी क्लास 11th पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि आप जानते हो, आपने लेट मान लो ये कोई आपका सेट है ए। ऑलवेज स्टूडेंट सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको करली ब्रैकेट के अंदर कुछ इसके जो एलिमेंट हैं इनको लिस्ट किया जाता है बाय द सेपरेट बाय कोमा के माध्यम से इनको कुछ सेपरेट किया जाता है। तो ये कोई आपका ए सेट है जिसके अंदर आपके 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट है। और ये दूसरा आपका बी सेट है जिसके अंदर 5, 6, 7 एंड 8 एलिमेंट है। इसको भी हमने करली ब्रैकेट के अंदर बंद किया है। अगर बात करें बच्चों ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो उसे हम ए क्रॉस बी से लिखेंगे। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब होता है इसके प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का जो हमारा प्रत्येक एलिमेंट है उसके साथ हमको मैपिंग करा देनी है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी की। यानी मान लो इसका पहला एलिमेंट है ए सेट का फर्स्ट है, 1 इसका पहला एलिमेंट है, तो 1 के साथ इसके ईच एलिमेंट को ले लेंगे, यानी 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। तो इस तरीके से 1, 5, 1, 6 डॉट डॉट करके 1, 8 तक के सारे ये आ जाएंगे। इन्हें कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं स्टूडेंट। और उसके बाद 2 के साथ आ जाएंगे ये सारे एलिमेंट, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। इस तरीके से 3 के साथ आ जाएंगे, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8। और इस तरीके से 4 के साथ आ जाएंगे आपके 4, 8 तक। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये सभी हम इन्हें ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है। देखो यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब है इन ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट है सारे के सारे सेट ए से बिलोंग करेंगे और जितने भी हमारे सेकंड एलिमेंट है वो सारे के सारे सेट बी से बिलोंग करेंगे। तो इसलिए इन्हें ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर एज ए एलिमेंट वर्क करेंगे ए क्रॉस बी के अंदर, क्योंकि ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी इज ऑल्सो ए सेट। ये भी एक सेट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको एक चीज यहाँ पर नोट कर लेनी है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि इनका ऑर्डर यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन बी एंड ए है। और ए एंड बी एंड ए आपस में सेम नहीं होता है। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे रिलेशन। देखिए बेटा, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को ना हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट टेकन आउट सम और ऑल एलिमेंट्स एट ए टाइम। यहाँ पे आपका टाइम आएगा। तो इस तरीके से जो आपका जो रिलेशन होता है वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इन्हीं के सम या इन सारे एलिमेंट्स को भी आप ले सकते हो। तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिखोगे कि आपका जो रिलेशन होता है वो सबसेट एंड इक्वल सेट होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि ए क्रॉस बी का एक ये सबसेट होगा। मान लो यहाँ पे एक कोई रिलेशन है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट उसको 2 तरीके से लिखा जाता है। आप जानते हो किसी भी सेट को हम लोग सेट बिल्डर में या फिर टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जो सेट बिल्डर है वो इस तरीके से होगा। रिलेशन आर इज रिप्रेजेंटेड बाई द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर ऑड नंबर। इसका मतलब यहाँ पर ए क्रॉस बी में जितनी भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं इनमें से हमें दोनों के दोनों ही एलिमेंट्स को, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स को ऑड नंबर लेना है। तो इसमें हमारे कौन कौन से रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। देखिए आपका सबसे पहले हमने इसमें 1 लिया, तो 1 के साथ हम यहाँ पे ऑड नंबर को ही लेंगे क्योंकि 1 भी एक ऑड है और इसके साथ लेने वाला भी दूसरा ऑड होगा। तो 1, 5 लिया जाएगा, 1, 6 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 6 आपका इवन नंबर होता है। उसके बाद 1, 7 लिया जाएगा। फिर 2 को नहीं लोगे आप बिकॉज 2 आपका इवन है। उसके बाद आप 3 के साथ 5 को लोगे और 3 के साथ 7 को लोगे और फिर 4 को आप नहीं लोगे। तो इस तरीके से 1, 5, 1, 7 और उसके बाद
आपका 3 5 और 3 7, ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। ये आपका रिलेशन है स्टूडेंट। उसके बाद एक यहाँ पर एक नोट है कि नंबर ऑफ रिलेशन, मान लो कोई भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है, तो उसके अंदर तो आपके बहुत सारे एलिमेंट होंगे। अच्छा, एलिमेंट्स किस तरीके से निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर निकालने हो किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, तो आप P इंटू क्यू कर दीजिए। P क्या है, P इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड Q इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। और अगर आप चाहते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आ जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, तो P इंटू क्यू कर दो, क्योंकि देखो इस A सेट के अंदर आपके 4 एलिमेंट हैं और B सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 इंटू 4 करोगे तो 4 4 जा 16, यानी कि ये जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, इसके अंदर आपके कितने एलिमेंट होंगे, 16 एलिमेंट होंगे। अब स्टूडेंट उन 16 एलिमेंट्स में आप कितने डिफरेंट रिलेशन बना सकते हो, उसका ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिलेशन। तो उसके लिए आप 2 की पावर PQ कर दो, यानी कि जो 16 आपका आया है वो 2 की पावर में आ जाएगा। 2 की पावर 16 इज द नंबर ऑफ रिलेशन विच इज़ मेड इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो इस सेट से प्राप्त कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने आपके रिलेशन बनेंगे। स्टूडेंट एक चीज़ होती है ARB, इसका मतलब भी यही होता है कि कोई रिलेशन है जो कि A एंड B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। R इज़ द रिलेशन बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो रिलेशन है वो आपका सबसेट एंड इक्वल सेट होता है A क्रॉस B का। अब प्यारे बच्चों, इसमें अगला टॉपिक है डोमेन क्या होता है। तो स्टूडेंट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा डोमेन क्या होता है। डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन R। यानी कि बेटा जो भी हमारा कोई रिलेशन है, मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारा ये कोई रिलेशन R1 है और इसमें हमारा 1 5 1 7 3 5 एंड 3 7 लिया है मैंने। तो बच्चों इसमें जो भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट है यानी 1 1 3 3, यानी कि 1 और 3, तो ये इनसे जो 1 और 3 का जो हमारा सेट बनेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। देखो जैसे कि R2 है, मान लो इसमें हमारा ये आपका A और B जो है वो दोनों के दोनों इवन नंबर्स का रिलेशन है। तो इसमें आपका जो डोमेन होगा वो 2 एंड 4 होगा, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना डोमेन ऑफ R1 दिस इज़ 1 एंड 3, क्योंकि ये 1 1 2 बार आ रहा है, तो आप इसका मतलब ये तो है नहीं कि 1 को आप यहाँ पे रिपीट कर दो। सेट के अंदर एक वैल्यू एक ही बार आएगी, इसमें इसको रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। तो इसका सेट जो इसका रिलेशन 2 है, इसका जो डोमेन होगा वो 2 और 4 होगा। अब बात आती है कि ये जो सेकंड एलिमेंट है ये क्या कहलाता है। तो बच्चों ये कहलाता है आपका रेंज। रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन R। मान लो यही हम सेम ले लेता हूँ मैं, ये आपका R1 जिसमें आपका 1 5 1 7 3 5 एंड 3 7 था। तो स्टूडेंट इसमें ये 5 7 5 7, इसका मतलब 5 और 7 का जो सेट होगा वो आपका रेंज कहलाएगा R1 की। और ये 6 8 6 8, यानी जो इसमें 6 और 8 होगा इसका जो सेट होगा वो आपका रेंज कहलाएगा R2 की। तो इस तरीके से आई होप ये आपकी सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। बेटा बने रहिए आप इस वीडियो के साथ, 100% आपका एवरी डाउट क्लियर किया जाएगा और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए इसमें अब कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन आप अच्छे तरीके से जानते हो, देखो इसमें एक नोट है कोडोमेन के लिए, रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब कोडोमेन जो होता है बेटा ये आपका जो सेकंड सेट होता है। मान लो आपका जैसे कि A क्रॉस B दिया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको कराया था लास्ट पेज पर। मान लो ये आपका सेट A और सेट B है, तो डोमेन तो आपका रिलेशन में होता है, रेंज आपकी रिलेशन में होती है। बट बेटा जो कोडोमेन होता है ना, वो ये पूरा का पूरा सेट B जो है, पूरा का पूरा सेट B कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी हमारा B सेट होता है, पूरा ऑल टू ऑल सेट, ये आपका कोडोमेन कहलाता है। इसी में से बेटा रेंज निकलती है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब बेटा इसमें थोड़ी देखिए बेटा अब बात करेंगे हम इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। यहाँ से हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन का कॉन्सेप्ट चालू होगा बेटा। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, तो इसमें हमारा सबसे पहला जो रिलेशन है वो है नल रिलेशन बोल सकते हैं, इसी को हम वॉइड रिलेशन बोल सकते हैं और इसी को हम एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है नो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो रिलेशन आपका कोई लग रहा है मान लो, और उस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक भी एलिमेंट उसके लिए अप्रूवल ना हो। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है R is the relation between A, B such that B is equal to A plus 9।
आपका जो बी है यानी जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से 9 ज़्यादा है। तो बेटा आपको तो पता है आपका जो सेट है ए, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 2 3 4 है। अब आप 1 है, आप इसका ओनली 1 लेते हो, मान लो पहला एलिमेंट लेते हो और उसमें जब आप 9 एक्स्ट्रा करोगे सेकंड एलिमेंट की मैपिंग के लिए तो 1 + 9 आपका 10 हो जाएगा, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है। जब आपका 1 का ही मैपिंग नहीं हो रहा है तो बाकी के एलिमेंट्स तो और ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू देंगे ना इसमें, तो इसका मतलब इसका नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ कनेक्टेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट इज़ कॉल्ड नल और void और एम्प्टी रिलेशन। तो इस तरीके से ये आपका एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं एक यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बेटा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ कनेक्टेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब है ये यूनिवर्सल रिलेशन इस तरीके का रिलेशन होता है जिसमें आपका सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के एवरी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा। जैसे कि मान लो एक कोई रिलेशन है आर, ये ए कॉमा बी के बीच में और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। तो बेटा मैं अब देखो इस 1 का 5 के साथ अगर मैं ये रिलेशन वेरीफाई करूँ तो ये 1 - 5 होगा क्योंकि इसमें माइनस का ये किया हुआ है। और बेटा 1 - 5 आपका आएगा -4 आएगा और -4 का जब आप मॉडुलस निकालेंगे तो दैट्स इज़ ग्रेटर देन 0। इस तरीके से इसके प्रत्येक एलिमेंट का जब आप इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ माइनस करोगे और उसका मॉडुलस करोगे तो वो हर कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, मोर देन 0 ही मिलेगा। 1 5 से लेकर के आपके लास्ट 4 8 तक ए क्रॉस बी के जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो सारे के सारे हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, जितने भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाते हैं। देखो इसमें एक नोट दिया हुआ है, नल रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन बोथ आर कॉल्ड ट्राइवल रिलेशन। इन्हीं दोनों रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, ट्राइवल रिलेशन कहते हैं। अब देखिए बात करेंगे वेरी स्पेशल रिलेशंस के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने बेटा एक सेट फिक्स किया हुआ है, सेट ए इजकल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो इस सेट का, इसी सेट पे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हैं, यानी ए क्रॉस ए। तो 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, इस तरीके से 5 × 5 यानी कि इस ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आपके 25 ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। तो इन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के लिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है P × Q दैट इज़ 5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 25। अगला स्टूडेंट जो हमारा टाइप ऑफ रिलेशन है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इज द सबसेट एंड इक्वल सेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। इसका मतलब है स्टूडेंट, आइडेंटिटी रिलेशन हमारा वो रिलेशन होता है जिसके अंदर हमारे डबलेट्स आते हैं, यानी कि जो हमारा इस तरीके से नहीं हो सकता कि ये ए है ये बी है, दोनों के दोनों या तो ए होंगे या बी होंगे, मतलब दोनों ही एलिमेंट्स हमारे डबलेट्स होंगे और वो उसमें प्रेजेंट होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डबलेट्स हों, लेकिन इसमें अगर आएंगे तो ओनली डबलेट्स आएंगे, एनी अदर एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। मान लो हम 1 1 ले लें या 2 2 ले लें, 3 3 ले लें, 4 4 ले लें, 5 5 ले लें, या फिर हम स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे आपका R1 है, मान लो सिर्फ 1 1 और 2 2 लिया है, तो क्या ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है? बिल्कुल यस, इट्स ए आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो सब डबलेट्स फॉर्म में है। जरूरी नहीं है सारे के सारे एलिमेंट्स आएँ, और सारे के सारे आएंगे तब भी आपका आइडेंटिटी होगा। मान लो R2 है, 1 1 2 2 3 3 और 1 3 ले लिया, तो स्टूडेंट ये आपका आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है आइडेंटिटी था, बट ये 1 3 इज इन द फॉर्म A B, बिकॉज दोनों के दोनों डिफरेंट एलिमेंट है ना, इस वजह से ये इट्स नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद स्टूडेंट हम अपने अगले 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्पेशल रिलेशन, जो कि आपका पूरा 1.1 एक्सरसाइज जिन 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन पे बेस्ड है बेटा, उनके बारे में बात करेंगे। इसका सबसे पहला और धमाकेदार जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन इसमें जन्म लेती है बेटा कि किस तरीके से आप इसको कनेक्ट करोगे। देखो रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन है वो लगभग आइडेंटिटी के ही सेम है। आर इज़ ए रिलेशन इन विच सबसेट एंड इक्वल सेट ऑफ ए क्रॉस ए। मान लो आर कोई आपका रिलेशन है जो ए है फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। इसमें और आइडेंटिटी में बस इतना फ़र्क है कि आइडेंटिटी में तो ये चीज़ होती है कि आएगा तो सिर्फ डबलेट्स और कुछ नहीं आएगा, बट इस रिफ्लेक्सिव की एक कंडीशन है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए
विल बी प्रेजेंट इन डबलेट्स फॉर्म। डबलेट्स फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है, मान लो ये आपका कोई R1 है और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आपका सेट जो A है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है। तो इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 ले लिया, तो क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया फॉर एवरी ए, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट हैं वो एज ए यानी खुद का डबलेट्स इसके अंदर होना जरूरी है। 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, 4, 4 नहीं है, 5, 5 नहीं है, इस वजह से ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट स्टूडेंट ये आइडेंटिटी है, देखो आइडेंटिटी है क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इन द फॉर्म डबलेट्स हैं। उसके बाद सेकंड रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 5, 5। क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है? यस, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अपने डबलेट्स फॉर्म में है, और ये आइडेंटिटी भी है क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स डबलेट्स हैं। उसके बाद रिलेशन 3 है जिसमें 1, 1, 2, 2, देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, 5 भी है, और ये 1, 2 है और 4, 5 है। तो स्टूडेंट क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा? यस, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए हमें सिर्फ डबलेट्स को प्रेजेंट करना है। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है। इसके बाद इसमें क्या आ रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। हालांकि सेट से बाहर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो आपस में कुछ और भी आ सकता है, तो इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसमें ये जो 1, 2 है ये आपका डबलेट्स फॉर्म में नहीं है। तो इस तरीके से आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन फिनिश होता है। अब इसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। देखिए बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इट्स ए रिलेशन R इज द सबसेट एंड इक्वल सेट ऑफ, हमेशा हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही रिलेशन लेना है। देखो मैंने बार बार एक ही चीज़ को नोट किया है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो है इफ़ A, B बिलोंग टू R इम्प्लाइज दैट B, A इज आल्सो बिलोंग टू R। मान लो किसी भी आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया जो कि A, B के फॉर्म में, अगर वो A, B आपका रिलेशन में प्रेजेंट है तो बेटा उसका अपोजिट यानी इसको जब आप इंटरचेंज करोगे तो B, A बनेगा, यानी B, A भी आपका रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए जैसे कि आपका R1 है, मान लो ये 1, 1 और 2, 2 दिया हुआ है, बस कोई रिलेशन है जिसके अंदर आपके ओनली 1, 1 और 2, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा? देखो 1, 1 है, अगर मैं इसका उल्टा करूँगा तो ये 1, 1 ही तो आएगा, अगर मैं 2, 2 का उल्टा करूँगा तो 2, 2 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि इसमें 3, 3 नहीं है, 4, 4 नहीं है, 5, 5 नहीं है, क्योंकि हमारा वही सेट जो हमने पहले स्टार्टिंग में लिया था, A इजकल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5, उन्हीं एलिमेंट्स पे ये सारे के सारे रिलेशन मैंने यहाँ पे क्लियरफाई किए हुए हैं। और स्टूडेंट ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, बिल्कुल ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि इसमें आपके जो भी एलिमेंट्स हैं वो डबलेट्स फॉर्म में है। R2 यहाँ पे एक दूसरा रिलेशन है जिसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 1, 5 लिया हुआ है। क्या ये बेटा साइमेट्रिक रिलेशन है? तो देखो ये जो आइडेंटिटी फॉर्मेट है ना, इसको तो आप चेक ही मत करो क्योंकि ये सारे के सारे आइडेंटिटी हैं, तो इसका मतलब इनको जब आप इंटरचेंज करोगे तो यही मिलेंगे आपको। इसके बाद 1, 5 है, तो इसका उल्टा करने के लिए आपको 5, 1 इसमें होना चाहिए था, जो कि इसमें 5, 1 प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा और ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा क्योंकि ये 1, 5 आपका A, B के रूप में है और A, B आइडेंटिटी के अंदर नहीं आते हैं। और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ इसमें 1 का डबलेट्स है, 2 का डबलेट्स है, 3 का डबलेट्स है, 4 का डबलेट्स है, बट इसमें 5 का डबलेट्स नहीं है। अगला रिलेशन है जिसमें आपका 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 लिया हुआ है, 1, 4 और 4, 1 है। तो क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है? देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 को तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि इनके डबलेट्स तो इनका जब आप इंटरचेंज एलिमेंट लोगे तो ये सेल्फ आएंगे। अब 1, 4 का डबलेट्स आपके लिए 4, 1 इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक तो होगा। अब बेटा ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी होगा। देखो ये 1, 4 कहाँ से आ गया? 1, 4 आपका A, B के रूप में है, जबकि आइडेंटिटी के लिए कंडीशन इसमें अलाउड नहीं होगी, तो इसका मतलब ये आपका आइडेंटिटी भी नहीं होगा। क्या अब ये रिफ्लेक्सिव होगा? जी नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि इसमें 5, 5 प्रेजेंट नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। जितने भी हमारे आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे सिमेट्रिक रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे इसके तीसरे और एकदम जो बोल सकते हैं ना कि धमाका जिसे कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन का, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बात कर रहे थे हम
ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, मान लो कोई आपका रिलेशन है जो कि आपका सबसेट है, इक्वल सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A से। तो बेटा इसमें आपका कोई भी रिलेशन है, मान लो इफ़ A, B बिलोंग टू R है एंड B, C बिलोंग टू R है, देन इम्प्लाइज दैट A, C बिलोंग टू R। देखिए किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। मान लो आपका कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि उसके किसी रिलेशन के अंदर है, ठीक है, और उस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला कोई अन्य ऑर्डर्ड पेयर यानी B क्रॉस B, C उसी रिलेशन में प्रेजेंट है, तो बेटा यहाँ पर एक मस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है कि फिर आपको एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर भी उसके अंदर सर्च करना है जिसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि वो होना चाहिए जो आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर है, और उसका सेकंड एलिमेंट वो होना चाहिए जो कि सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट यानी A, C। तो इसको हम एक रिलेशन के माध्यम से बेटा समझेंगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 1 1 2 2 और 3 3। क्या ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है? देखो ये आपका मान लो A B है, A B है ये, तो B यानी कि 1 से शुरू होने वाला कोई है इसमें? नहीं है। चलो ये यहाँ तक तो ट्रांजिटिव है। अगर इसमें ये सारे एलिमेंट नहीं आते हैं तो ओनली आइडेंटिटी कंडीशन आपका ट्रांजिटिविटी को वेरीफाई करती है। इसके बाद इसमें 2 2 आया, क्या अब हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 2 है, तो कहीं 2 से स्टार्ट होने वाला तो नहीं है? नहीं है जी, तो यहाँ पे भी आपका ये ट्रांजिटिव है। उसके बाद 3 3 आया, तो 3 3 की कंडीशन भी यहाँ पे कोई 3 से स्टार्ट होने वाली कंडीशन तो नहीं है? नहीं है। ये खुद है, तो खुद के लिए तो कंडीशन आपकी ऑलवेज ट्रांजिटिव होगी। तो ये वाला जो रिलेशन है ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ये आइडेंटिटी होगा तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा सेट स्टार्टिंग से ही चल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, और इसके अंदर तो आपका ओनली 1 1 2 2 3 3 है। इसके अंदर 4, 4 एंड 5, 5 प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये आपका सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक होगा? क्या ये सिमेट्रिक होगा? ऑफ कोर्स, आइडेंटिटी है ना, तो सिमेट्रिक तो होगा ना। यस, ये आपका सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक नोट लगा हुआ है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी जैसे वो एक आइडेंटिटी आपका सिमेट्रिक होता है, ऐसी एवरी आइडेंटिटी आपका ऑलवेज ट्रांजिटिव भी होता है। मान लो यहाँ पे एक सेकंड रिलेशन R2 लिया हुआ है जिसमें 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 और 2, 1 के बारे में बात करी गई है। क्या ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? तो बेटा आप देखो इसमें आपका 1 1 है। अब आप देखोगे 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई है इसमें? ये 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है। तो आप देखोगे 1 1 1 2 यानी कि ये A है, ये B है, और ये B है, ये C है। तो आपको A, C के लिए 1, 2 चाहिए, तो 1, 2 आपका यही है, ठीक है। उसके बाद और देखो कहीं और, तो इसमें 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलो, तो ये तो कंडीशन आपकी ट्रांजिटिव है। उसके बाद आपने 2 2 देखा। अब आप देखोगे कहीं इसमें 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट तो नहीं है कोई? G है, ये वाला पेयर है, 2, 3 है। अब मान लो ये वाला 2 आपका A है, ये वाला 2 आपका B है, तो ये आपका B और ये C है। तो 2, 3 चाहिए A, C के लिए, तो ये कंडीशन 2, 3 की सेल्फ कंडीशन इसको वेरीफाई कर देगी। उसके बाद आप और देखिए इसमें 2 से स्टार्ट होने वाला और तो नहीं है कोई, और है ये वाला एलिमेंट आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी आपके 2, 2 के लिए इसने कंडीशन वेरीफाई कर दी। तो ये नहीं है कि अभी हो गया, आप और भी कोई ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे तो 2, 1 इसमें है। तो मान लो ये आपका 2, 2 AB है, और ये 2, B आपका BC है। तो आपको A, C के लिए 2, 1 चाहिए, जो कि यही कंडीशन आपकी वेरीफाई दे देगी। उसके बाद बेटा आप आगे चलेंगे 1, 2 है यानी AB। तो उसके बाद BC यानी 2, 3 है, तो AC के लिए आपको 1, 3 चाहिए। AB यानी कि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है। उसके बाद तुरंत 2 से स्टार्ट हो रहा है आपका 2, 3, यानी ये B है, ये C है। अब A B है, B C है, तो आपको A, C इसके अंदर होना चाहिए, यानी 1, 3 इसके अंदर होना चाहिए। और आप जब इसको देख रहे हो तो इसमें कहीं पे भी 1, 3 प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा एक बात ध्यान रखना, देखो इसमें 1 2 है, 2 3 है, तो 1, 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो बहुत सारे एलिमेंट है आपके, मान लो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे कंडीशंस आपकी मान लो ट्रांजिटिव को वेरीफाई कर रही हैं, और ओनली 1 कंडीशन उसको अप्रूव्ड नहीं कर रही है, तो आपको ऑलवेज उस नेगेटिव रिजल्ट के साथ जाना है और आप बोलोगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको ईच ऑर्डर्ड पेयर के अंदर उस रिलेशन को वेरीफाई करना है, लेकिन किसी चीज़ को नॉट प्रूव करने के लिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव नॉट, ट्रांजिटिव नॉट, उसके लिए आपको सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट करना है, और उसी से आप ब्रेन लगा करके, दिमाग लगा करके ये कह सकते हो कि आपका गिवन रिलेशन उस फॉर्म में है या नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन ख़त्म होता है बेटा। इसके बाद एक रिलेशन का नाम है जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ एनी रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये चीज़ आपको बार बार इसमें सुनने को मिलेगी। इक्विवेलेंस रिलेशन कोई भी रिलेशन तब होगा जब उस आपका वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा और ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट में आपकी इस एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया अच्छे तरीके से। बेटा इस वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि नोट करने से लगभग आपका 30 से 40% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। और अगले पार्ट की वीडियो तक आप वेट करिए, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।